आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने का सच कबूल करने के बाद वज़ारत ख़ारजा का बयान, भारत कनाडा रवाबित के नुकसान की जिम्मेदारी अकेले वज़ीर आज़म ट्रूडो पर होती है आयद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैनुल अक़वामी अभिधम्मम दिवस की तकरीब में करेंगे शिरकत, कॉन्फ्रेंस से भी करेंगे खिताब। पाली को क्लासिकी जबान का दर्जा देने की तकरीब में भी करेंगे शिरकत। हरियाणा की नायब हुकूमत आज पंचकूला में लेगी हलफ, वज़ीर आज़म मोदी के साथ बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला करेंगे शिरकत। चंडीगढ़ में एनडीए की अहम मीटिंग आज, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला भी करेंगे शिरकत। शरियत कानून की दफा 6A के आईनी जवाज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, मरकजी हुकूमत ने दाखिल किया था हलफनामा। और अब खबरें तफसील से। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने गवाही पर वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जो कुछ हमने सुना है उससे हमारी मुस्तकिल मौक़िफ़ की तस्दीक होती है। हमने मुसलसल कहा है कि कनाडा ने भारत और भारतीय सिफारतकारों पर संगीन इल्जामात लगाने के लिए कोई सबूत फराहम नहीं किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस गैर मुहज़्ज़ब रवैये से भारत कनाडा ताल्लुकात को पहुंचने वाले नुकसान के लिए अकेले वज़ीर आज़म ट्रूडो जिम्मेदार हैं। ट्रूडो ने एतराफ़ किया है कि उनके पास सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात थी और कोई ठोस सबूत नहीं था जब उन्होंने गुज़िश्ता साल खालिस्तानी अलहदगी पसंद हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंडों के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया था। भारत ने कनाडा के हुक्काम की तरफ से भारतीय एजेंडों को कनाडा में जराइम पेशा गुरोहों से जोड़ने की कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ये भी कहा कि ओटावा का ये दावा कि उसने निज्जर केस में नई दिल्ली के साथ शवाहिद का इश्तराक किया है दुरुस्त नहीं है। मजीद बारह नई दिल्ली ने ट्रूडो के साबका इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया कि भारत उनके मुल्क में कनाडाई शहरियों को निशाना बनाने वाली खुफिया कार्रवाइयों समेत सरगर्मियों में मुलव्विस था। भारत ने इससे कबल पीर को 6 कनाडाई सिफारतकारों को मुल्क से बाहर कर दिया था और निज्जर के कत्ल की तहकीकात से सफीर को मुंसलिक करने के ओटावा के इल्जामात को मुस्तरद करने के बाद कनाडा से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाने का भी ऐलान किया था। और आज बैनुल अक़वामी अभिधम्मम दिवस है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर मुनक़िद खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में पाली को भी क्लासिकल ज़बान के तौर पर मंजूरी दी जाएगी और इसके अलावा बौद्ध मजहब की खुशहाल विरासत को महफूज करने और इसे फ़रोग़ देने के भारत की कोशिशों में अहम कदम है। पाली को क्लासिकी दर्जा देकर भारत इसकी तारीखी अहमियत को तस्लीम करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि बुद्ध मजहब के सहीफों का इल्म आने वाली नस्लों तक पहुंचता रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अफ्रीका के 7 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान सदर 3 अफ्रीकी ममालिक का दौरा करेंगी और इस दौरे में सदर जमहूरिया 19 अक्टूबर तक मलावी के सरकारी दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान सदर CII के ज़ेर-ए-इत्माम एक कारोबारी तकरीब में शिरकत करेंगी। वो बिंगो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िद होने वाले कम्युनिटी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगी। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 3 रोज़ा दौराए मलावी के दौरान मलावी के दारुल हुकूमत लिलोंगवे में श्री राधा कृष्णा मंदिर में जाएंगी। मंदिर मलावी में भारतीय कम्युनिटी के लिए मजहबी, सकाफती और समाजी सरगर्मियों का एक बड़ा मरकज है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मंदिर दर्शन को लेकर भारतीय निजात बेहद पुरजोश नजर आए। हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने कई दहाइयों से मलावी में रहने वाले भारतीय निजात लोगों से बात की है। अपने मलावी दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोलिंगवे के यहाँ पर जो ये राधा कृष्ण मंदिर है वहां पर वो आएंगी और यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगी, दर्शन करेंगी।
ये जो मंदिर है 1972 में स्थापित किया गया और यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनकी ये धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कृति का ये केंद्र है। मलावी में भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। भारत के कोने कोने से हर प्रांत के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक छोटा भारत, मिनी इंडिया के दर्शन जो है वो मलावी में होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं और भारतीय समुदाय यहाँ पर पूरी एकजुटता के साथ यहाँ पर रहता आया है। उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए किस तरीके से आप यहाँ पर रह रहे हैं और कैसा भारतीय समुदाय का यहाँ पर पूरा रहन सहन है? Brief history about our temple. Temple was built in 1972. At that time, there were about 220 community members. Today, we have more than 900 community members in Lilongwe, and we celebrate each and every religious function in Lilongwe. आप बताइए योग का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर मलावी में और किस तरीके से यहाँ पर आप योग करवाती हैं और जब राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही हैं तो कितना आपको लगता है कि और ज्यादा मजबूत होंगे संबंध भारत मलावी के? I have been teaching yoga for 25 years since our Honorable Prime Minister introduced it at the UNGA meeting in 2015. I have been working with the High Commission and hosting International Yoga Day. अभी ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है locals को भी योगा में and I am sure जब प्रेसिडेंट जी आएंगी तो अब थोड़ा ज़्यादा इंट्रोड्यूस होएगा, ज़्यादा लोगों को जानना मिलेगा। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश में आ रहे हैं और वो मंदिर में आ रहे हैं, उस सोने पे सुहागा जैसा हो गया है। सो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। हम यहाँ 3 साल से है, हम गुजरात पोरबंदर से है, सुदामा जी के धाम से, और मलावी में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, सब साथ में मिलकर सब उत्सव मनाते हैं। सभी का जो त्यौहार आता है वो भी हम यहाँ साथ मिलकर जुलकर मनाते हैं और मंदिर में सब आकर अपना अपना उत्सव मनाते हैं और सब एक साथ मिलजुल कर यहाँ हर इंडियन रहते हैं। भारतीय मूल के लोग हैं, उनके धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का एक केंद्र है और यहीं पर पूरे जो भारतीय हैं वो समय समय पर इकट्ठा होते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपने जो गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं। उनके दिल में मलावी है लेकिन उनकी आत्मा जो है वो भारत से जुड़ी हुई है। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी। और हरियाणा की नायब हुकूमत आज पंचकूला में हलफ लेगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला शिरकत करेंगे। नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। असेंबली इंतखाबात में अवामी मैंडेट के साथ वापस आने वाले सैनी के साथ ही उनकी काबीना में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे। मनोहर लाल के बाद आने वाले नायब सिंह सैनी की क़यादत में बीजेपी ने इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 48 सीटें जीतकर रियासत में हैट्रिक बनाई। नायब हुकूमत हलफ लेते ही अपना पहला वादा पूरा करेगी और 24,000 नौजवानों में तकर्रुरी नामा तकसीम करेगी। और नायब सिंह सैनी की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद चंडीगढ़ में वजीर आज़म मोदी की सदारत में एनडीए के हलकों की मीटिंग होगी। एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला भी इसमें शामिल होंगे। सैनी की हलफ बर्दारी की तकरीब में एनडीए के दीगर लीडरों को भी मदऊ किया गया है। वजीर आज़म मोदी एनडीए लीडरों और नुमाइंदों की मीटिंग की सदारत करेंगे और इत्तेहादी जमातों के लीडरों से भी खिताब करेंगे। एनडीए की आज की मीटिंग हरियाणा में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल करने के बाद और महाराष्ट्र, झारखंड में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद हो रही है। इस मीटिंग को इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि दोनों रियासतों के इंतखाबात में बीजेपी अपने इत्तेहादियों के साथ मैदान में उतरेगी। मीटिंग में कई मौज़ूआत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बुध की शाम ही एनडीए के कई लीडर चंडीगढ़ पहुंच गए थे। मीटिंग में एनडीए की 31 आईनी जमातों के सुदूर और सरकर्दा लीडर शिरकत करेंगे। और ख़ास बात यह है कि इससे कबल कल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की हलफ बर्दारी की तकरीब में इंडी इत्तेहाद के लीडरों ने इत्तेहाद का पैगाम दे चुके हैं और इसका मतलब यह है कि आइंदा इंतखाबात में एक बार फिर एनडीए और इंडी इत्तेहाद के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला होगा।
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग देर रात तक जारी रही और इसमें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर सीईसी मेंबरान के साथ महाराष्ट्र के सरकर्दा लीडर और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बांकुले भी मौजूद थे। क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की हुकूमत है और इसीलिए सीट शेयरिंग को भी जहन में रखा गया है। इत्तला के मुताबिक इंतखाबी कमेटी ने इन सीटों पर तबादला ख्याल किया। बीजेपी असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए ख्वाहिशमंद है। अब जल्द ही बीजेपी महाराष्ट्र के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीसी अजीत पवार ग्रुप का इत्तेहाद है। इन जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। बीजेपी रियासत में तकरीबन 160 सीटों पर इंतखाब लड़ सकती है। टिकटों की तकसीम में समाजी मसावात को भी मद्देनजर रखा जाएगा। तजुर्बेकार लीडरों के अलावा कुछ नए चेहरों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही मरहले में वोटिंग होनी है और मजीद गिनती 23 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच आज शहरियत कानून की दफा 6A की आईनी जवाज पर अपना फैसला सुनाएगा। सेक्शन 6 के मुताबिक बांग्लादेशी तारिकीन वतन जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के दरमियान आसाम आए थे वो खुद को भारतीय शहरी के तौर पर रजिस्टर करा सकते हैं। ताहम 25 मार्च 1971 के बाद आसाम आने वाले गैर मुल्की भारतीय शहरियत के अहल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि 1966 से मशरक़ी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों की आमद की वजह से रियासत का आबादियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है और रियासत के असल बाशिंदों के सियासी और सकाफती हुकूक को पामाल किया जा रहा है। हुकूमत ने शहरियत एक्ट में 6A का इजाफा करके गैर कानूनी इमिग्रेशन को कानूनी मंजूरी दे दी है और दरख्वास्त में 6A को गैर आईनी करार देने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने एक अहम फैसले में रबी की 6 फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत MSP में इजाफे को मंजूरी दे दी है। कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे के बाद गेहूं की MSP 150 रुपये से बढ़कर 2,275 रुपये से 2,425 रुपये फी क्विंटल कर दी गई है, जबकि सरसों की MSP 300 रुपये के इजाफे के साथ 5,950 रुपये फी क्विंटल हो गई है और इसके अलावा चने की MSP 210 रुपये से बढ़ाकर 5,650 रुपये फी क्विंटल कर दी गई है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए MSP अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रबी की फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किसानों के मफाद में है। मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर गेहूं, चने, सरसों और दीगर फसलों के MSP में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों की फलाह व बहबूद को नजरअंदाज किया है। हमारे नुमाइंदे ने मरकजी वजीर ज़राअत से खास बातचीत की। किसानों को लेकर मोदी सरकार हर दिन एक से बढ़कर एक बड़े फैसले ले रही है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे बात करते हैं। शिवराज जी, सवाल ये है कि जो किसानों को लेकर लगातार आप लोग एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने रबी की बोनी के पहले 6 जो रबी की प्रमुख फसलें हैं, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आज उनकी MSP घोषित कर दी। गेहूं अब 2425 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा, 150 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया पिछले साल से। गेहूं के साथ जौ
130 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया, 1980 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। चना अब 5,650 रुपया क्विंटल किसान से खरीदेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 210 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। और वैसे मसूर 6,700 रुपया प्रति क्विंटल, इस पर 275 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसान को दाम मिलेंगे 6,700 रुपया प्रति क्विंटल। और सरसों और रेपसीड पर तो अब दाम मिलेंगे 5,950 रुपया प्रति क्विंटल, 300 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और कुसुम पर 5,940 रुपया क्विंटल अब कुसुम का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, 140 रुपया क्विंटल बढ़ाया है। तो जो 6 प्रमुख फसलें हैं उनकी एमएसपी बढ़ाई है। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं बढ़ाती थी, न समय पर घोषित करती थी, न समय पर खरीदती थी। लेकिन किसानों की सरकार है जो किसानों के हित में निरंतर काम कर रही है। गांव में किसान दूध पैदा करता है, भाव से सस्ता खरीदते हैं। दिल्ली आई, मुंबई आई, सब्जी बहुत महंगी बिकती है। ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट के कारण किसान ट्रकों में भर के ला नहीं पाता। इसलिए अभी ये फैसला लिया गया है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार के सहयोग से किसानों को ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, खर्चा है, हम वो देने का काम करेंगे ताकि किसान को ठीक रेट मिल सके। देखिए 14 में तो केवल 1,400 रुपया कुंटल देती थी कांग्रेस की सरकार गेहूं के। ये मोदी जी की सरकार जो 2,425 रुपया कुंटल देगी। 14 में 1,100 रुपया कुंटल जो बिकता था वो 1,980 रुपया कुंटल बिकेगा। कांग्रेस की सरकार में 3,100 रुपया कुंटल चना बिकता था, अब 5,650 रुपया कुंटल बिकेगा। मसूर केवल 2,950 रुपया कुंटल थी, वो अब 6,700 रुपया प्रति क्विंटल बिकेगी। रेपसीड और सरसों 3,050 रुपया कुंटल रेट होते थे, अब 5,950 रुपया प्रति क्विंटल होंगे। और कुसुम जिसके जो 3,000 रुपया प्रति क्विंटल बिकती थी, अब 5,940 रुपया कुंटल बिकेगी। तो ये अंतर ही तो है, जमीन और आसमान का अंतर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बिहार के सिवान जिले में जहरीला मशरूब पीने से एक खातून समेत 16 अफराद की मौत हो गई है और इसके अलावा 49 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहम जिला इंतजामिया ने अब तक 6 अमवात की तस्दीक की है। बताया जा रहा है कि सिवान में 5 और सरण में 2 लोगों की बिनाई चली गई है। सिवान के सदर अस्पताल में 37, छपरा के अस्पताल में 2 लोगों को दाखिल कराया गया है। सारण के 10 खतरे वाले मरीजों को पटना के PMCH भेज दिया गया है। जिला इंतजामिया ने छपरा के मशरक थाना के इब्राहिमपुर गांव के चौकीदार महेश राय और ASI रामनाथ झा को मुअत्तल कर दिया है और इसके साथ ही मशरक थाना इंचार्ज धनंजय राय, SI छविनाथ यादव को शो कॉज नोटिस दिया गया है। मृत्यु का जो कारण है वो निश्चित रूप से पोस्टमार्टम और बाकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह मद्य शराब के कारण हुआ है, इसलिए जब तक पूरी जानकारी हम लोगों को विशरा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे। वहीं नई दिल्ली में मुनक़िद एक तकरीब में इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के 7वें इजलास से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की गई। नई दिल्ली में 3 से 6 नवंबर तक बैनुल-अक़वामी सोलर अलायंस असेंबली के 7वें इजलास में 120 रुकन ममालिक के रहनुमा शिरकत करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इजलास से मुतालिक तैयारियों पर देखती है हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया साफ तवानाई के इस्तेमाल के लिए पुरअज़्म है। वहीं हालिया दिनों में शमसी तवानाई एक बेहतरीन मुतबादिल जरिए के तौर पर उभरी है। ऐसे में भारत 3 से 6 नवंबर तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के 7वें इजलास की मेजबानी करने जा रहा है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 120 ममालिक शमसी तवानाई से चलने वाले मुस्तकबिल की तरफ एक रास्ता तय करने के लिए जमा होंगे। Leaders from across the world will convert during the forthcoming 7th Assembly of ISA to promote the widespread adoption of the solar power.
इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के आइंदा इजलास के हवाले से दिल्ली में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान नई और काबिले तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने आलमी सतह पर ISA की तरक्की और शिराकत पर तबादला ख्याल किया। प्रहलाद जोशी ने गुज़िश्ता चंद सालों में शमसी तवानाई के मैदान में काबिले जिक्र पेशरफ्त के लिए ISA के काम की तारीफ की। I take this opportunity to call upon ISA members, signatories and prospective countries to unite on the threefold agenda at the upcoming assembly. 1. Empowering the member countries to adopt the solar energy as the energy source of choice. Make energy access universal by supporting the solar entrepreneurs to scale up the local solutions. Mobilize the finance to speed up the solar deployment. दिल्ली में होने वाली इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली कई लिहाज से खास होने वाली है। दुनिया भर से अहम स्टेक होल्डर्स दारुल हुकूमत में जमा होंगे ताकि तवानाई की फराहमी और सलामती में शमसी तवानाई के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया जा सके। ISA का 7वां सेशन बिजली की कमी का शिकार इलाकों में शमसी तवानाई के किरदार के हवाले से भी खुसूसी होने जा रहा है। We believe that we harmonize and aggregate the demand for solar finance, for solar technologies, and therefore create the demand for research and development. We also enable the capacity that is needed in various countries to adopt solar energy. शमसी तवानाई के मैदान में भारत और फ्रांस के बढ़ते हुए कदमों के दरमियान दारुल हुकूमत में मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरी दुनिया में शमसी तवानाई को फरोग देना है ताकि पूरी दुनिया सूरज की ताकत को बरूए कार लाते हुए साफ तवानाई की मदद से रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सके। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और जदीद भारत के मेमार, मुसल्लह कौम और अजीम तालीमी रहनुमा सर सैयद अहमद खां का आज यौम पैदाइश है। सर सैयद आज ही के दिन यानी कि 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आज के दिन पूरी दुनिया में फर्जंदाने अलीगढ़ यौम सर सैयद यानी कि सर सैयद डे के तौर पर मनाते हैं। यौम सर सैयद अपनी मादरे इल्मी और उसके बानी और मोहसिन को याद करने का एक ऐसा अनोखा तरीका है जो दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन सर सैयद की कुर्बानियों को याद किया जाता है जो उन्होंने अजीम दरसगाह की तामीर और तश्कील की राह में दी हैं। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जिसके पीछे उनका यही जज्बा और मकसद कार फरमा था कि कौम को तारीकी से बाहर निकाला जाए। सर सैयद को अपने इस मकसद में कामयाबी मिली और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में सर सैयद के ख्वाबों का परचम पूरी दुनिया में लहराया जा रहा है। इस अजीम तालीमी तहरीक के बानी सर सैयद अहमद खां का 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के तमाम अखबारात ने SCO की जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान में उसी के हवाले से सुर्खी शाये की है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान अमन, सलामती और इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाह है। मजबूत SCO के लिए बेहतर राब्ते ज़रूरी हैं। हमारी सरहद से मुत्तसिल अफ़गानिस्तान में अमन इंतहाई अहम है। शहबाज शरीफ ने ये बात कही है। और तमाम जो ममालिक यहाँ पर जमा हुए उनकी तरफ से एक ही बात कही गई है कि खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के संगीत नाटक अकेडमी में आपको बता दें कि डांस फेस्टिवल का एहतमाम हो रहा है और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पैगाम शेयर किया। उन्होंने कहा है कि नौजवान नस्ल को कौम की रिवायत से जोड़ने में मौसीकी और रक्स अहम किरदार अदा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरें भी देख लेते हैं। और आपको बता दें कि सख्त कार्रवाई होने की वजह से पराली जलाने का मामला यहाँ पर सामने आया है। एक बार फिर से हर साल
पराली जलाने के मामले यहां पर सामने आते हैं और सख्त कार्रवाई ना होने से सुप्रीम कोर्ट बेहद बरहम है। हरियाणा और पंजाब की हुकूमत की सरजनिश की है और हुक्म पर अमल नहीं किया गया। दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को यहां पर 23 अक्टूबर को हाजिर होने के लिए कहा गया है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ बैनुल अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां लबनान के ऊपर एक बार फिर से इजराइल ने हमले किए हैं और उसी हवाले से यहां पर सुर्खी शाया हुई है। इजराइल की फौज की यहां बमबारी हुई है और इस बमबारी में 15 अफराद मारे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान से यहां पर खबर है, जहां अफगानिस्तान में मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है और मीडिया पर पाबंदी लगाने के बाद वहां पर जो जानदार तस्वीरें हैं उनको ना दिखाने को कहा गया है। इसके बाद वहां की मीडिया ने कि जो टीवी चैनल से उन्होंने बगैर तस्वीर के सिर्फ ऑडियो की नशरियात की। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।